हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। रैंडम वेरिएबल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर बेस थ्योरम। अगर बात की जाए क्वेश्चंस के ऊपर तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन 1 मार्क में भी बन सकता है, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। मतलब ये एक टॉपिक ही ऐसा फ्लेक्सिबल सा टॉपिक है जो किसी भी मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो वहां इसको एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। और हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके साथ साथ हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी आज करेंगे। राइट, उससे पहले प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको आने वाले जितने भी सीरीज हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है या रीजनल सेशन की है, कुछ भी है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, उसके सारे कन्वे मैसेज उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल होता क्या है? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका आंसर एक रियल नंबर आने वाला है और इसका डोमेन जो होगा वो सैंपल स्पेस होगा और इसकी नोटेशन फिक्स्ड है। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में एक्स का मतलब जो है वो नहीं है, ये कैपिटल एक्स है। तो जरा भावनाओं से बाहर निकलकर एक बार जरा इस पे देखिएगा, कैपिटल एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की नोटेशन है, रियल लाइफ से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, एक्स की, सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं। चलिए, वो एक कहावत भी है ना कि इंसान को जीवन में ना एक बार प्यार जरूर करना चाहिए। इंसान को जीवन में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, तभी तो उसे समझ में आएगा कि उसे प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। सपोज कीजिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने x को फिक्स कर दिया नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। मैंने क्या फिक्स कर दिया? x को नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। अब मैंने आपको बताया जो x है, जो रैंडम वेरिएबल है, वो किस पे काम करने वाला है? सैंपल स्पेस के ऊपर। तो अगर वो सैंपल स्पेस के ऊपर काम करेगा तो सबसे पहले उसके फर्स्ट एलिमेंट पे करेगा, फिर सेकंड पे, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है सभी के ऊपर काम करेगा वो। चलिए, तो सबसे पहले x जो है वो h के ऊपर अप्लाई हुआ और x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टेल्स। अब जरा सोच के देखो h में कितने टेल आ रहे हैं? कोई भी नहीं आ रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। फिर अगले पे चलते हैं ht। तो x ने काम किया h और t के ऊपर, इनमें कितने टेल आ रहे हैं? एक ही टेल आ रहा है, ये वाला, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले पे काम किया th, इसमें भी एक ही टेल है, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही लास्ट वाले पे काम किया, इसमें कितने टेल्स हैं? 2। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है और यहाँ से 2 आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं कि x कैन बी 0, 1 और 2। राइट, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल। अब जरा आप सोच के देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। x की पॉसिबल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। वो 0 ले पा रहा है, 1 भी ले पा रहा है और 2 भी ले पा रहा है। ये रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ये उसकी पॉसिबल वैल्यूज है। राइट, हमारा काम क्या है प्यारे बच्चों? हम सबसे पहले यही सब निकालेंगे और उसके बाद हम लोग ना प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी x की वैल्यू 0 आने वाली है। उसको हम लोग यहां लिख देंगे, लेट इट बी p1, स्मॉल p1। फिर हम लोग निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी होगी x की वैल्यू 1 आएगी, लेट इट बी p2। सेम आ सकती है, अलग आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे फिर हम लोग निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी होगी x की वैल्यू 2 होगी, दैट इज p3। राइट, सो प्यारे बच्चों ये जो टेबल आपके सामने बन रही है, दिस टेबल is called probability distribution. This is called probability distribution. क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे ही आएगा, find the probability distribution of number of tails obtained of tossing a coin twice. क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो मतलब आपको फाइनली ये बनाना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? आप सैंपल स्पेस बनाओगे, फिर चेक करोगे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आने वाली है, फिर ये भी चेक करोगे कि x की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 0 लेगा। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसी क्वेश्चन के हिसाब से। x जो है उसने वैल्यू 0 ली है। 0 वैल्यू कितनी बार ले रहा है? वो टोटल 4 वैल्यूज ले रहा है ना। एक जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, पर टोटल कितनी वैल्यूज ले रहा है? 4 वैल्यू ले रहा है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? x ने 0 कितनी बार लिया? एक बार लिया, तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। x ने 1 कितनी बार लिया? 2 बार लिया, टोटल कितने हैं? 4, तो यहां पर वैल्यू आएगी 2/4। ऐसे ही x ने 2 कितनी बार लिया? 1 टाइम, तो x की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 होगा, दैट इज 1/4। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों एक जो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, वो इस चीज पे बनेगा, जो आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, जिनको मैं ऐसे व्हाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी गई है सेकंड रो में, इन सबका सम ना हमेशा 1 आएगा। ये हमेशा याद रखना कि p1 प्लस p2 प्लस p3
दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, हमेशा। अगर यहाँ पे 4 केस होते तो चारों का सम आता, 5 होते तो 5 होते, इन जनरल n केसेस है तो सभी का सम क्या आने वाला है 1। एक और बात, ये जितने भी पी आईज यहाँ पर पड़े हैं, जैसे P1 P2 P3 है, इन जनरल पी आई बोल रहा हूँ, इन सबको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा फॉर ऑल आई। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की दो खासियतें हैं। एक तो जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ नीचे लिखी गई है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम 1, और इन सब का सम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में डिटेल में आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में ये सब कहाँ लिखा गया है। राइट, एनसीईआरटी में ये यहाँ पर है, राइट, पेज नंबर 560 के ऊपर ये जो लिखा गया है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, तो आप इसको यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। राइट, चल आगे चलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना कैसे है। दो पार्ट्स है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, एक सिंपल सा, जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना उसको एक्स लेट कीजिएगा। समझने वाली बातें बहुत हो गई, अब जरा काम की बात करते हैं। जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना उसको आप एक्स लेट कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स। राइट, आगे चलते हैं। उसके बाद एक बात सोच के देखो, देन एक्स कैन बी, देन एक्स कैन बी, हमारे पास कितने कॉइन है, एक कॉइन है, कितनी बार टॉस किया गया, 2 बार टॉस किया गया। जरा सोच के देखो, अगर आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस कुछ ये बनने वाला है, सैंपल स्पेस ये बनेगा अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। अब आप सोच के देखो कि अगर बात की जाए यहां से, तो जब x इसके ऊपर अप्लाई होगा, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, तो जब x इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा आपको, 2 देगा। जब x इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई होगा, दोनों में कितने कितने हेड आ रहे हैं, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 1। अगर जब x इसके ऊपर अप्लाई हो गया, इसके अंदर कोई भी हेड नहीं है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 0। तो कैसा बोल सकता हूं मैं, x कैन बी 0 1 2, मतलब ये x की पॉसिबल वैल्यूज है कि भाई x जो है ना सैंपल स्पेस में जब काम कर रहा है ना तो वो जो आंसर दे रहा है वो 0 1 2 ही दे सकता है। राइट, x जो है वो क्या आंसर दे सकता है आपको, 0 1 2 दे सकता है। अब हमें बात करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी x की वैल्यू 0 है। राइट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि x की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो x 3 ही पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है, अब वहां जरा सोच के देखो x ने 0 कितनी बार लिया, कितने केसेस में लिया, x ने 0 बस एक केस पे लिया है ना जब tt आ रहा है, क्योंकि x तो हेड बता रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/4। उसके बाद x ने पॉसिबल वैल्यू क्या ली है, 1 ली है। तो अब ये चेक करो कि 1 जो है वो कितनी बार ले सकता है, 2 ही बार ले सकता है इन दो केसेस पे, तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 2/4। अब बात की जाए प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, मतलब x जो है वो 2 कितनी बार ले रहा है, एक ही बार ले रहा है एक केस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, टेबल बनाएंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। 0 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 आएगा। इसकी कितनी है 2/4 और इसकी कितनी है 1/4। आप चाहे तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या एक टेबल बना सकते हैं प्रॉपर, दैट इज योर विश। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो सैंपल स्पेस यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन में, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई सैंपल स्पेस क्या बनेगा और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, तो आप स्किप कर सकते हो, सैंपल स्पेस को नहीं बनाओ। राइट, जिससे बात की जाए सेकंड वाले केस की, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ, इसको ट्राई आप लोग खुद ही करेंगे। जरा सोच के देखिए, x क्या माना जाएगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसको x माना जाएगा। किसका निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स का, तो यहाँ पर x क्या माना जाएगा। सेकंड पार्ट की बात चल रही है प्यारे बच्चों, लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स, लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स, देन x कैन बी, चलिए एक बार इसका ना सैंपल स्पेस बना लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो, या 3 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाए, एक ही बात होती है, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा।
तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में, राइट। चलिए बात कर लेते हैं जो हमें चाहिए उसकी। हमें नंबर ऑफ टेल्स चाहिए। देखो सबसे पहले जब x इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपको आंसर क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं है। जब x इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपको कितने टेल मिलेंगे, 1, यहाँ से भी 1 टेल, यहाँ से 2 टेल्स, यहाँ से 3 टेल्स, यहाँ से 2 टेल्स, यहाँ से 2 टेल्स और यहाँ से 1 टेल्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x जो है ना वो पॉसिबल वैल्यूज का क्या ले रहा है, देखो यहाँ से 0 लिया उसने, फिर उसने 1 भी लिया, 2 भी लिया और 3 भी लिया, तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज हो गए, राइट। उसके बाद जरा बात करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी x ने वैल्यू 0 लिया। अब देखो जरा यहाँ से 0 कितनी बार ले रहा है, वो एक ही बार ले रहा है, तो 1, टोटल कितने हैं 8 है, तो 1/8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 की बात की जाए, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, x ने वैल्यू 1 ली है, 1 2 3 बार ले रहा है, टोटल कितनी है 8। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप ये खुद से बनाएंगे, खुद से सोचेंगे कि ये क्या आ रहा है, ठीक है, और आपको फिर ये टेबल बनानी है, नीचे 8 पक्का आएगा, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे एक टेबल बनानी है, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा रहा हूं फॉर एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे बन सकता है जरा उसके ऊपर भी देख लीजिए। एक रैंडम वेरिएबल का ना इस बार आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन में दे दिया। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपसे, बताओ के क्या होगा। अब हमने पढ़ा तो अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जो सेकंड वाली रो है ना, इन सबका सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन सबका सम कितना आना चाहिए, 1। तो इन सबको ऐड अप कर देते हैं, इन सबको ऐड अप कर देते हैं, लेट्स सी क्या होगा, ये 1 आ गया। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इस टेबल की जो भी सेकंड रो होगी px वाली, ये वाली रो, राइट, इन सब एंट्रीज का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो सबको ऐड कर दिया, 1 आ गया। k + 2k 3, 5k, 8k, 9k, तो यहां से बनेगा ये 9k, ये 3k हो गया, ये 5k हो गया, ये 8k हो गया, एंड देन वी हैव 9k, तो ये बन गया हमारा 9k, है ना। हाँ, एक मिनट वो, 2 2 4 और 3 6, 10k बनेगा भाई, 10k, टोटल 10 टाइम्स आ रहा है वो। एक यहाँ पर भी है, 4 यहाँ से, 5 3 8 9, ऊपर से 10 कैसे आ रहा है भाई, 4 3 7 7 और 2 9 ही आ रहा है, ठीक है। प्लस इनको ऐड अप कर लेते हैं, ये 7, ये 2 और ये 1, तो ये बनेगा 10k² इक्वल्स टू 1। ये क्वाड्रेटिक है, सब कुछ एक साइड लेके चलते हैं, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है, हमें इसको सोल्व करना है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो भाई हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो -1 आएगा और सम करेंगे तो 9 आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं 10k - k, तो यहाँ से 10k कॉमन आ गया, तो ये बचेगा k + 1, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, तो ये बचेगा k + 1, 10k - 1, k + 1, तो भाई यहाँ से k की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 1/10 एंड -1, बट k क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि k क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना, सो दैट इंप्लाइज k जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/10 के, वो -1 नहीं हो सकता। ये जो ऑप्शन है इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा हमारा। छोटी छोटी गलतियां हैं प्यारे बच्चों जो आप लोग करने वाले हो और जहां आपके मार्क्स कट जाएंगे, छोटी छोटी सी गलतियां। आप पेपर में पता है ऑप्शन कैसे बनेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ऑप्शन कैसे देगा, एक में देगा 1/10, एक में देगा 1/10 और -1। सबसे पहले वाला देख लो, यही मिलेगा आपको 1/10 और -1, क्योंकि हमने जैसे आंसर निकाला ना, हम इसको मैच करेंगे, शुरू से स्टार्ट करते हैं ना ए से, ए पे ही आपको ना ये ऑप्शन दिखेगा, शर्त लगा लो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस होंगे -1, 1/10, नन ऑफ दीज, राइट। चल सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, p ऑफ x लेस देन 3। अब जरा टेबल से देखो, x लेस देन 3 है, तो x अगर लेस देन 3 है तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो इसको फिर आप ऐसे लिखोगे, आप इसको फिर इस प्रकार लिखोगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। क्या प्रोबेबिलिटी है जब x की वैल्यू 0 होगी, यहां पर देखो जरा, 0 है तो ये 0 हो गया। इसके बाद जब x की वैल्यू 1 है, कितनी है k, और k की वैल्यू क्या आई है 1/10। जब x की वैल्यू 2 होगी तब कितनी है 2k, और k की वैल्यू क्या आई है 10, तो ये बनेगा 2/10। एडअप करेंगे तो ये बनेगा 3/10। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेम ऐसे ही आप सभी के लिए करोगे, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको फोर्थ पार्ट के हिंट दे रहा हूं कि करना कैसे है।
देखो उसने बोला x जो है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 0 से बड़ा क्या हो सकता है 1, फिर 2, इसका कि मैं जान नहीं सकता क्योंकि 3 से छोटा भी है वो, तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पे क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी k मतलब 1/10 और यहाँ पर 2/10, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3/10। थर्ड पार्ट प्यारे बच्चों आप लोग खुद करोगे। x ग्रेटर देन 6 है तो यार 6 से बड़ा तो एक ही केस है ना पॉसिबल 7, तो मतलब बेसिकली आपको बस ये लेके चलना है और यहाँ पर k की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और आप ऐसे मान के चलो कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनने वाला है। राइट, चल The random variable x has a probability distribution of the following form where k is some number। ये आपका px है जो आपको ऑलरेडी दे रखा है इस बार। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, आपको टेबल कुछ इस प्रकार दी हुई थी, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको टेबल जो है ना वो दूसरे फॉर्म में दे दी उन्होंने। इस बार जो टेबल है ना वो ऐसे लिख के दे दी उन्होंने, पर क्या फर्क पड़ेगा, जो हमें आता है वो हमें आता ही है। फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है ये जो प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी है इन सबका सम कितना आना है, 1 आना है, तो इन सबका सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। सो भाई यहां से बनेगा 6k 1, तो k की वैल्यू आएगी 1/6। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2। अब 2 से छोटा तो क्या हो सकता है 1 और 0 हो सकता है, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 क्या प्रोबेबिलिटी है k, और k की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/6, तो ये हो गया 1/6। x की वैल्यू 1 होगी तो कितनी है 2k, 2k मतलब 2/6, सो दैट विल बी 3/6। आपका आंसर कितना आएगा इस वाले पार्ट का 3/6। बात की जाए सेकंड केस की, बात की जाए अगर सेकंड केस की, ऐसे करते हैं, ये वाला आप खुद ट्राई करना, x लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो अंडरस्टूड सी बात है यही आएगा, और इस बार इक्वालिटी है तो 2 भी आएगा। हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की। देखो जरा ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इक्वालिटी भी है तो 2 लेंगे ही लेंगे। 2 के बाद अदरवाइज में कुछ भी ले लो, प्रोबेबिलिटी हर बार क्या आनी है 0 आनी है, तो क्या इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप इसको डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हो, दैट इज 3k, दैट इज 1/2। तो ये आपका इसका आंसर होगा, राइट, दैट इज 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, अगर आप ईमानदारी से इनको करोगे तो वैसे भी आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ शुरू कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। चलिए, अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि x किसको लेट किया जाएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है क्वेश्चन में। किसका निकालना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो x क्या होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। x क्या होगा आपका इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, देन x कैन बी, अब जरा सोच के देखिए आप, टोटल आपके पास 30 बल्ब्स हैं, टोटल 30 हैं, 30 में से डिफेक्टिव कितने हैं 6, 30 में से कितने डिफेक्टिव हैं 6 डिफेक्टिव हैं, राइट। और आपको आपने निकाले कितने हैं, आपने 4 बल्ब निकाले हैं, मतलब 30 टोटल हैं, और 30 में 24 नॉन डिफेक्टिव हैं और 6 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। ये हमें पता लग गया और यहाँ पे बात खत्म। अब बात ये करते हैं कि उन 30 में से मुझे निकालने कितने हैं, मैंने 4 बल्ब निकालने, सही है ना। अब आप खुद सोच के देखो, टोटल 30 थे, 30 में से आपने 4 बल्ब निकाले, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि चारों में से एक भी डिफेक्टिव ना निकले। अगर एक भी डिफेक्टिव ना निकला तो x की वैल्यू क्या होगी 0। ये भी पॉसिबल है कि जब आपने उन 30 में से जिसमें 6 डिफेक्टिव थे, आपने 4 बल्ब को चूज किया और एक डिफेक्टिव निकल जाए, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 1। ऐसे 2 डिफेक्टिव निकल जाए, 3 डिफेक्टिव निकल जाए, और मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव निकल सकते हैं 4 निकल सकते हैं, 6 नहीं निकल सकते। 6 तो उसके अंदर डिफेक्टिव पड़े हैं, ड्रॉ कितने करने हैं, ड्रॉ तो 4 ही करने हैं ना। तो जब 4 ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमम 4 के 4 ऐसा पॉसिबल है ना कि किस्मत एकदम फूटी हो, चारों ही डिफेक्टिव बल्ब निकल जाए, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, एक भी डिफेक्टिव ना निकले, किसी की ठीक ठाक से किस्मत हो सकता है कि कुछ कुछ निकल जाए, कुछ कुछ ना निकले। तो ये प्यारे बच्चों पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक डिफेक्टिव बल्ब की। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब, कितने डिफेक्टिव है टोटल में 6, तो 6/30 दैट इज 1/5।
प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब 24/30, दैट इज 4/5, दैट इज 4/5। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से सोच के देखिए, आपने 4 बल्ब्स को ड्रॉ करना है और उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो चारों के चारों कैसे होंगे? नॉन डिफेक्टिव। तो पहला निकाला नॉन डिफेक्टिव, विद रिप्लेसमेंट है तो ये भी सेम देगा, जब अगले वाला निकला वो भी नॉन डिफेक्टिव, जब अगले वाला निकला वो भी नॉन डिफेक्टिव, और जब उससे भी अगले वाला निकला वो भी नॉन डिफेक्टिव। तो भाई फिर ये बनेगा 4/5 की पावर 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? x का मतलब क्या है? डिफेक्टिव बल्ब्स। तो 0 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो जो पहला निकलेगा वो भी नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, चौथा भी नॉन डिफेक्टिव। तो ये क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार। चलिए आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, मतलब आपने 4 बल्ब निकाले और 4 में एक डिफेक्टिव है। आपने 4 बल्ब निकाले, 4 में एक डिफेक्टिव है। अब आप ये सोच के देखो यार, जब एक डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा, आपने ऐसे किया, देखो ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना, फील करके देखना। आपके पास एक बॉक्स रखा है, उसमें डिफेक्टिव बल्ब भी है, नॉन डिफेक्टिव है, 6 डिफेक्टिव है, 24 नॉन डिफेक्टिव है। आपको 4 बल्ब उठाने हैं। अब आप सोच के देखो डिफरेंट पॉसिबल केस क्या है। यार मैंने उसमें हाथ मारा, पहला बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव निकला। अब क्योंकि मुझे एक ही डिफेक्टिव निकालना था तो कंफर्म है अगले 3 कैसे होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे। बट ऐसा भी तो पॉसिबल था ना कि वो जो डिफेक्टिव है वो दूसरे नंबर पे निकल जाए, पहले वाला सही निकल गया, दूसरे वाला डिफेक्टिव निकल गया। या ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि भाई आपका जो डिफेक्टिव है वो तीसरे नंबर पर निकल जाए, चौथे पे नंबर पर निकल जाए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ना कि यहाँ पर 4 अलग अलग केसेस बनने वाले हैं, है ना? तो अब खुद सोच के देखो, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं कि आपके पास टोटल 4 बल्ब निकालने हैं, 4 में से कितने डिफेक्टिव निकलेंगे? एक डिफेक्टिव निकलेगा। एक डिफेक्टिव निकलेगा तो एक पे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, और 3 बार कौन से निकल रहे हैं? नॉन डिफेक्टिव, तो 3 बार नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, 4C14 होता है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है, और ये बनेगा 4/5। ऐसा करते हैं, एक बार में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 देगा, 3 4 यहाँ पर है तो टोटल 4 हो गए, 4 टाइम्स 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 भी 4 बार आ रहा है, तो ये बनेगा इसका सेम ही आ रहा है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। टोटल 4 निकालने हैं, 4 में से 2 डिफेक्टिव आएंगे, तो 2 बार तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 1/5, और 2 कैसे आएंगे? नॉन डिफेक्टिव, तो 2 बार नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो भाई 4C2 की बात की जाए तो ये बनेगा, ये बनना चाहिए कुछ 12 ये बनेगा 6। तो 6 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 4, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। प्यार बच्चों, एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझ लो ताकि अगला क्वेश्चन ना आप लोग खुद भी कर सको। बात समझ में आ रही है? ताकि अगला क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सको। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, 3 नॉन डिफेक्टिव है तो 4C3, 3 बार नॉन डिफेक्टिव निकलेगा तो 1/5 1/5 1/5, और एक बार कैसा निकलेगा? 3 बार डिफेक्टिव निकलेगा, एक बार कैसे निकलेगा? नॉन डिफेक्टिव। 4C3 की बात की जाए तो वो 4 होगा, यहां से भी 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 4। बात की जाए P ऑफ x इक्वल्स टू 4, चारों ही डिफेक्टिव है तो 4C4 ये 1 हो जाएगा। चारों ही डिफेक्टिव हैं तो 1/5 1/5 1/5 और 1/5, तो भाई ये बन गया आपका 1/5 की पावर 4। सो बात की जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, probability distribution is x, पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे 0 1 2 3 4, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी आई थी हमारी, कहाँ है? ये रहा। इसको आप सोल्व करके लिख लेना भाई यहाँ पर, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर सोल्व करोगे एकदम अच्छे से कि 4 की पावर 4 क्या होगा और 5 की पावर 4 क्या होगा। सेम अगले वाला भी आ रहा है, सेम अगले वाला भी है। आपको ये प्रॉपर सोल्व करके लिखना है भाई एग्जाम में, ऐसे ना छोड़ देना कहीं बोलो सर आपने ऐसा लिखा था। ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा कि 4 की पावर 4 कितना होगा, 5 की पावर 4 कितना होगा। वो काम आपका है प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करोगे ना, बोर्ड के पेपर आपके हैं, मेरे थोड़ी है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलिए
बहुत शानदार टॉपिक है, इजी है, मतलब इसमें सारा कुछ एक जैसा सा ही है, कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। एक अच्छी बात ये है यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है कि यार हाँ हर क्वेश्चन में कुछ नया आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चल, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले एक्स सेलेक्ट करेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसका निकालना है? नंबर ऑफ डबलेट्स का। तो एक्स बी द नंबर ऑफ डबलेट्स। अब जिस प्यारे बच्चे को ये नहीं पता है कि डबलेट क्या होगा, वो भी सुन लो जरा। अब आप सोच के देखो, देखो 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। यहाँ पर दो चीजें हैं कि हमारे पास ना वो डाइस का एक पेयर है, मतलब दो है मेरे पास डाइस, उनको मुझे थ्रो करना है। कितनी बार थ्रो करना है? 3 बार। एक बार फेंका 2 गिटियां, अगले बार फेंकी 2 गिटियां सेम चल रही है, और अगली बार फेंकी फिर से 2 सेम गिटियां, तो 3 थ्रो हैं। अब डबलेट कौन से होते हैं? डबलेट ये वाले होते हैं, 1 1 2 2 3 3, ऐसे वाले डबलेट्स होते हैं। तो टोटल डबलेट सोच के देखो कितने होने वाले हैं, 6 डबलेट्स होंगे टोटल। तो ये डबलेट्स होते हैं जिसमें सेम नंबर्स आ जाए। कितनी बार थ्रो किया आपने उसको? 3 बार थ्रो करना है ना? उनको आपने 3 बार थ्रो करना। सोच के देखो, आपने पहली बार पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, हो सकता है एक भी डबलेट ना आए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। आपने उस पेयर ऑफ डाइस को दोबारा थ्रो किए, ठीक है, 3 बार थ्रो किया था, एक भी डबलेट नहीं आया, आपने दोबारा 3 बार थ्रो किया, ऐसा पॉसिबल है ना कि तीनों में से एक बार डबलेट आ जाए, तो पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1। ऐसा पॉसिबल है कि 2 डबलेट्स आ जाए। 3 बार ही थ्रो करना है आपको अभी भी, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि पहली बार 3 बार थ्रो किया पेयर ऑफ डाइस को तो एक भी डबलेट नहीं आया, अगली बार थ्रो किया तो एक डबलेट आ जाए। जैसे लूडो नहीं खेलते हैं यार, लूडो खेली, आपने फेंका उसको, 6 नहीं आया तो आपकी गिट्टी नहीं खुलेगी, ठीक है ना? हर जगह अलग अलग होता है, किसी का 1 पे भी होता है, किसी का 6 पे होता है, किसी का दोनों पे होता है। जनरली हम लोग 6 पे लेके चलते हैं कि 6 नहीं आया तो यार गिट्टी नहीं खुलेगी। आपने दोबारा फेंका, फिर भी 6 नहीं आया, फिर भी गिट्टी नहीं खुली, आपने दोबारा फेंका, 6 आ गया, गिट्टी खुल गई, तो दोबारा फेंकना पड़ता है ना, तो वो वाला सिस्टम है, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया, एक भी डबलेट नहीं आया। आपने पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया, एक बार आ गया। पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया, 2 बार डबलेट आ जाए, या तीनों बार ही डबलेट आ जाए, ये भी पॉसिबल है, राइट? तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। अब जरा सोच के देखो, आपके पास डबलेट आएगा, आपके पास डबलेट आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कितने डबलेट्स है टोटल? 6 हो सकते हैं, और टोटल कितने होंगे पेयर ऑफ डाई को थ्रो करने के? 36 होंगे। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। फिर ना आने की क्या होगी? नॉन डबलेट्स की क्या होगी? फिर नॉन डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी देख लेते हैं। फिर 1 में से माइनस कर दो, 5/6। या हमें पता है अगर डबलेट 6 हैं तो नॉन डबलेट कितने बचे? 36 बचे। तो 36 अपॉन 36, राइट? 30 बचेंगे तो 30/36। चलिए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 कि भाई एक भी डबलेट नहीं आया और आपने 3 बार थ्रो किया उसको, तो एक भी डबलेट नहीं आया। टोटल 3 बार थ्रो कर रहे हैं, एक बार भी डबलेट नहीं आया, 3C0 इनटू एक बार भी डबलेट नहीं आया तो हर बार क्या आ रहे हैं? नॉन डबलेट्स आ रहे हैं, तो 5/6 5/6 5/6। 3C0 1 होता है, तो ये हो गया आपका 125/216। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, मतलब एक बार डबलेट आ गया, तो 3 थ्रो किए थे, तीनों में से एक बार डबलेट आ गया। अब तीनों में से हो सकता है पहले थ्रो पे आए, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, तो 3 केसेस बनेंगे, 3C1, उसको हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। ये बेटर वे है क्योंकि हमने 11th में कॉम्बिनेशंस को पढ़ा है, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, राइट? बहुत ईजी कंसेप्ट, आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, राइट? 3 थ्रो किया, 3 में से एक डबलेट आ रहा है, तो एक बार डबलेट की प्रोबेबिलिटी, तो 2 बार क्या आ रहे हैं? नॉन डबलेट्स, तो 2 बार नॉन डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी। 3C1 3 होगा, 5 5 25, नीचे कितना आएगा? 216, तो ये बनेगा 75/216। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, 3 बार थ्रो किया, 2 बार डबलेट आ गया, तो 2 बार डबलेट की प्रोबेबिलिटी, एक बार डबलेट नहीं आया तो एक बार नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी। 3C2 की बात की जाए, ये भी 3 होता है, तो ये बनेगा 15/216। प्यारे बच्चों, इसके बाद बात की जाए प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 की, कि तीनों बार ही डबलेट्स आ गए, तो 3C3, तीनों बार डबलेट आ गए तो फर्स्ट डबलेट, सेकंड डबलेट एंड थर्ड डबलेट, दैट इज 1/216। प्यारे बच्चों, ये बनेगा आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल बना लेते हैं, बस वो रह गई हमारी, उसके बाद हमारा काम खत्म। Therefore, the probability distribution
probability distribution is ऊपर x नीचे px, x की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3, इनकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की 125/216, नेक्स्ट वाले की 75/216, उससे नेक्स्ट वाले की 15/216, उससे नेक्स्ट वाले की 1/216। ये आपकी टेबल बनेगी और ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सॉल्व एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का, राइट। चल मीन एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं जरा, क्या होता है मीन और एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर एक ही बात है, आपको पेपर में ऐसा सकता है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्स कौन है? रैंडम वेरिएबल, वो वाला एक्स नहीं जिसको देख के तुम भावनाओं में बह जाओगे, ठीक है, वो वाला एक्स की बात नहीं हो रही है। एक्स का मतलब है रैंडम वेरिएबल। कहीं सोचो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या क्या थी मेरी एक्स का एक्सपेक्टेशन, वो सब सिस्टम नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब है आपको यहाँ पर जो एक्स है, जो रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन निकालना है, राइट। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ, देखो आपको पेपर में ना क्वेश्चन सोल्व करना है अच्छे वे में, तो आपको मैं सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ। ये क्वेश्चन अभी किया हमने, है ना, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ तक करना है क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक सारा क्वेश्चन सेम होने वाला है, चाहे मीन एक्सपेक्टेशन कुछ भी निकालना, सारा क्वेश्चन सेम होगा। इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो स्टेप क्या बनेगा, मीन हो या एक्सपेक्टेशन हो, उसको ऐसे लिखा जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। मतलब सोच के देखो, नाम भी क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दोनों ही रिलेटेबल वर्ड्स हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स करना कैसे है, सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो और सबको ना एड अप कर दो। ये जो भी आएगा ना, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, दैट इज योर फाइनल आंसर। सबको एड अप कर दो, ये जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। तो ये बनेगा 75, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 3। सो ये हो गया 108/216, दैट इज 1/2। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम काम इस क्वेश्चन में भी करना है आपको। सबसे पहले देखिए जरा, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है एक्स का, और एक्स है क्या आपका, नंबर ऑफ सिक्सेस। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सिक्सेस, देन एक्स जो है वो आपका नंबर ऑफ सिक्सेस है। तो अब देखो कितनी बार 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपके पास 2 डाइस है जिनको थ्रो किया गया है। अब 2 डाइस से आप जब थ्रो करोगे, ऐसा पॉसिबल है उसमें एक भी 6 ना आए, तो x क्या हो सकता है आपका 0, देन x कैन बी 0। हो सकता है 2 बार थ्रो किया एक डाई को, तो एक बार 6 आ जाए, हो सकता है दोनों बार 6 आ जाए, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक 6 आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 6। एक डाई को थ्रो करके देखो, सोचो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 का आने की, 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 ना आने की, नॉट अ 6, दैट इज 5/6, राइट। चलिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, क्या मतलब होगा इसका, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास एक भी 6 नहीं आया। तो 2 बार थ्रो करना है ना, तो 2 बार थ्रो करना है, तो 2C0, पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, 2C0 1 होता है, सो दैट विल बी 25/36। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, 2 बार थ्रो किया, एक बार 6 आ जाए, तो एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी और एक बार 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2C1 इज 2, 1/6, 5/6, दैट इज 5/36, सो दैट विल बी 10/36। एक अच्छी चीज सजेस्ट करूंगा, कभी इनको कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि एट द एंड आपको सारे ऐड करने पड़ेंगे एक्सपेक्टेशन के लिए, फिर एलसीएम लोगे दोबारा से, तो कट मत करना, जो है उसको एज इट इज रहने देना, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, 2 बार थ्रो किया, दोनों बार ही 6 आ गया, तो दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6, 2C2 1 हो गया और ये बनेगा 1/36। तो ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Therefore, the probability distribution is यहां पर x आएगा, यहां पर px आएगा, x की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2,
0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 25/36, 1 आने की क्या है 10/36 और 2 आने की क्या है 1/36। ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन हमें निकालना है, तो EX कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो ये देगा आपको 10 + 2/36, दैट इज 12/36, सो दैट विल बी 1/3, दैट विल। तो चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के, उनके बारे में, राइट। तो आपको यहीं पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल 24 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व है तो आप इसको यहां से देख सकते हैं। इसके बाद ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, एंड ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब नॉट दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, उसके बाद बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर बोर्ड एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 29 बहुत ज्यादा है और आपको सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। आपको अगर ऐसे ना समझ में आए तो जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है वैसे करना है, आपको सिर्फ मेन निकालना है, वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है इस बार के लिए, राइट। जैसे हमने किया आप इसको वैसे करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम आंसर आएगा। बात की जाए 13.4 की, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, जो मैंने कर लिए हैं अभी क्लास में कर रहे हैं, मैं उसके अलावा बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमने कर लिए हैं उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने लेक्चर में की हैं उसके अलावा। सो यहां से बात की जाए, सो 11th हमने कर लिया है, 12th हमने कर लिया है, ये 13th क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13th क्वेश्चन जो है। उसके बाद बात की जाए ये वाला क्वेश्चन 17th, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, 17th जो है। इसके बाद बात की जाए बर्नौली ट्रायल्स हमारे इस बार नहीं है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। और उसके बाद बात की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मिसलेनियस के अंदर अगर बात की जाए, देखो एमसीक्यू तो आपको सारे ही करने हैं हर चैप्टर के। 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 13th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस का, देन वी हैव 11th एंड 12th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव, इस सेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव 3rd क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के हिसाब से, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।